हेलो एंड वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 37। अपना जो टॉपिक था उसका नाम था जनरल फार्माकोलॉजी। इसके ऊपर 4 पार्ट आ चुके हैं इसके। आज हम 5th पार्ट इसका पढ़ेंगे। जनरल फार्माकोलॉजी में हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे थे। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये है कि अगर हम किसी ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और उसके एलिमिनेशन की जब हम स्टडी करते हैं उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। ड्रग के मोमेंट की स्टडी करना। तो अभी तक मैंने आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन से फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, ये सब हम अपने जो पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर हम ये सब पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आपको ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, जिसके अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते किसको है, इसमें कौन कौन से फैक्टर जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, किस किस टाइप का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सब हमने देखा था। फिर इसके बाद मैंने आपको प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में, फिर बायो अवेलेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो के अंदर हम जो अपना एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो मेटाबॉलिज्म आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना ये भी एक फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर है, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है कि मेटाबॉलिज्म कौन सा, फार्माकोडायनामिक पैरामीटर या फार्माकोकाइनेटिक्स या बोथ। तो ये है फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर। अब जो मेटाबॉलिज्म है इसमें क्या होता है, जो ड्रग हम लेते हैं वो उसका मेटाबॉलिज्म होता है। वो ड्रग किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे कि पता है आपको, मोस्ट ऑफ द जो ड्रग है वो नॉन पोलर नेचर की रहती है। जब कोई ड्रग नॉन पोलर नेचर की रहेगी तो वो किडनी में यूरिन के साथ इजीली एक्सक्रीट आउट नहीं होगी, यूरिन से निकलेगी नहीं, तो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो ये जो नॉन पोलर से ड्रग का पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, ये एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू ही होता है। इसके बाद कुछ प्रोडक्ट रहती है जो हम इनिशियली लेते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, अपने बॉडी के अंदर जाएगी, फिर लीवर से उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ड्रग का जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना, एक्टिव मेटाबोलाइट बनना, वो भी एक मेटाबॉलिज्म का ही प्रोसेस रहता है। कई बार अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाते हैं, तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस को अपनी बॉडी से निकलने के लिए जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसको बोलता है मेटाबॉलिज्म। टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट होना जो ड्रग है या फिर कोई अपने बॉडी के एंडोजीनियस सब्सटेंस है जिनका टॉक्सिक फॉर्म से नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट होना जो प्रोसेस होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। बहुत सारी डेफिनेशन है मेटाबॉलिज्म की, बट अपने को तो पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म बोलते हैं किसको, इतना आइडिया रहना चाहिए। तो अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का रहता है। तो सबसे पहले बताऊंगा, मेटाबॉलिज्म अपने लीवर के अंदर भी होता है। सबसे मेजर ऑर्गन जो है मेटाबॉलिज्म का वो है लीवर। उसके साइड ऐसा नहीं है कि लीवर किसी और जगह मेटाबॉलिज्म नहीं होता। लंग्स के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, वो भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म करते हैं। आपको पता है ज़्यादातर अल्कोहल लंग्स के थ्रू एक्सिट आउट होता है, वहाँ पे उनके एंजाइम्स रहते हैं। बहुत सारे ड्रग लंग्स में उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। कुछ ड्रग किडनी के अंदर मेटाबॉलिज्म ड्रग का होता है, कुछ ड्रग का स्किन के अंदर होता है। तो अलग अलग जगह साइड हो सकती है मेटाबॉलिज्म की, बट जो मेजर साइड है जिसमें 90-80% मैक्सिमम जो ड्रग है उनका मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर ही होता है। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, एक होता है फेज़ फर्स्ट, दूसरा है फेज़ 2। अब ये फेज़ फर्स्ट फेज़ 2 क्या है, तो कुछ रिएक्शन रहती है मेटाबॉलिज्म की, उसको हमने क्लासीफाई किया गया है उसकी करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। जैसे कि फेज़ फर्स्ट के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन से ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा और फेज़ 2 के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन से ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा। तो फेज़ फर्स्ट उसको नॉन सिंथेटिक फॉर्म भी बोलते हैं, इसको नॉन सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है नॉन सिंथेटिक फेजेस, तो फेज़ फर्स्ट को बोलते हैं। अभी नॉन सिंथेटिक क्या है वो भी अभी हम देखने वाले हैं। दूसरी जो फेज़ है वो सिंथेटिक फेज़, इसको हम फेज़ 2 भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म 2 प्रोसेस होता है, फेज़ फर्स्ट और फेज़ 2। यहाँ तक आपने याद कर लिया, फिर हम आगे देखेंगे फेज़ फर्स्ट के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आती है और फेज़ 2 के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आती है। अब हम फेज़ फर्स्ट के अंदर जो रिएक्शंस रहती है जिसके द्वारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, उन रिएक्शन के नाम हम पहले याद करेंगे। तो पहला है वो है ऑक्सीडेशन। जो मोस्ट कॉमन जितनी ड्रग होती है वो फेज़ फर्स्ट में ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ही उनका मेटाबॉलिज्म होता है। तो एक बार जीपेट में क्वेश्चन आया था कि फेज़ फर्स्ट मेटाबॉलिज्म में मेजर जो फेज़ फर्स्ट की जो मेथड है जिससे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो कौन सा है, वो है ऑक्सीडेशन। इसी तरह फेज़ 2 में ग्लूकोरोनी कंजुगेशन है, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो पहला है ऑक्सीडेशन, इसके बाद दूसरा जो मेथड है वो है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हो गया, अब दूसरा जो मेथड है वो है क्या, रिडक्शन। इसके बाद हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से भी होता है, तो आपको हाइड्रोलिसिस भी याद रखना है। इसके बाद आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, फिर है साइक्लाइजेशन, फिर है डीसाइक्लाइजेशन। तो ये 4 मेथड है, चारों को आपको याद करना पड़ेगा।
क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आता है कि फेज फर्स्ट के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस रहती है। तो अब सारी रिएक्शन एक साथ ऑप्शन में आ जाएगी तो अब में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, अगर आपको कोई ट्रिक अच्छी लग रही है तो इस ट्रिक से भी इसका नाम आप याद कर सकते हो। जैसे मैंने इसको याद करके रखा है, जैसे HR। तो आप कभी भी इंटरव्यू देते हो किसी कंपनी का तो आपको HR से कांटेक्ट करना पड़ता है। HR और HR से कांटेक्ट करते हैं तो HR वाले क्या होता है, उनको OCD डिजीज़ रहती है। अब OCD डिजीज़ क्या रहती है आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मेरी एंटीसाइकोटिक का जो वीडियो आपने देखा है तो उसमें आपको पता चल जाएगा OCD डिजीज़ किसको बोलते हैं। तो HR OCD ये फुल फॉर्म है फेज फर्स्ट की ड्रग के जो मैकेनिज़्म जो प्रोसेस रहती है उसके नाम है। जैसे H मतलब हाइड्रोलिसिस है, R मतलब रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, साइक्लोलाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अब जो फेज़ 2 है, इस फेज़ 2 के अंदर कौन कौन सी मेथड्स रहते हैं जिसके द्वारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। तो उसमें सबसे पहला है वो ग्लूकोरोनिक एसिड कंजुगेशन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भाई कौन सा प्रोसेस फेज़ 2 में मोस्ट कॉमन है जिसमें ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, वो है ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन। फेज़ फर्स्ट में था ऑक्सीडेशन, दूसरा है सल्फेट कंजुगेशन, फिर है ग्लाइसिन कंजुगेशन, फिर है एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और ग्लूटाथायोन कंजुगेशन। तो ये 6 मेथड्स हैं, इनमें जो 6 प्रोसेस हैं इनके द्वारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। इन 6 के 6 के नाम आपको याद रखने हैं। फेज फर्स्ट के अंदर कौन कौन सा आता है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस है, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन। फेज 2 के अंदर क्या है, ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और ग्लूटाथायोन कंजुगेशन। तो आप एक फेज के प्रोसेस के नाम याद कर लोगे तो आपको सेकंड वाले की इजीली याद हो जाएंगे, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब हम देखेंगे सबसे पहले फेज फर्स्ट की जो रिएक्शंस है जिसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन आता है। तो ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो आपने बचपन में तो पढ़ा ही होगा कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। ऑक्सीजन के एडिशन को, किसी भी एटम के ऊपर जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होता है किसी प्रोसेस में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी ड्रग है जिनका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिनका मेटाबॉलिज्म होता है। सपोज करो कोई ड्रग है जिसके ऊपर ऐसे फिनाइल रिंग लगी हुई है, इस टाइप की फिनाइल है। अब उस ड्रग के ऊपर OH ग्रुप ऐसे लग जाता है। तो जैसे ये OH ग्रुप लग गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल ऑक्सीडेशन का है जो इथेनॉल, जो अल्कोहल जो लोग लेते हैं, तो उस अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है। और ये फार्मासिस्ट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर हम इथेनॉल लेते हैं तो उस इथेनॉल का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि ये इथेनॉल है तो इस इथेनॉल के ऊपर सबसे पहले अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम मिलेगा, उस अल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में बना देगा। अभी जो एसिड एल्डिहाइड है, ये एसिड एल्डिहाइड आगे फिर से एसिड एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम से रिएक्शन करेगा, फिर ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एसिटिक एसिड है, ये क्या हो जाता है, ये अपने यूरिन से इजीली निकल जाता है। तो ये जो इथेनॉल है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किससे होता है, एसिड एल्डिहाइड से। तो इसी तरह मीथेनॉल का पूछे तो मीथेनॉल का भी क्या होगा, लास्ट में फॉर्मिक एसिड बनेगा। जैसे कि मीथेनॉल में CH3OH रहता है, यहाँ पे C2H5OH है, तो वहाँ एक मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या बनता है, फाइनली फॉर्मिक एसिड बनता है। और वो जो फॉर्मिक एसिड है वो क्या कोज करता है, वो अपना आई ब्लाइंडनेस मतलब अपनी ऑप्टिक नर्व किसी को डैमेज करेगा, जिससे इंसान क्या होगा, ब्लाइंड हो जाएगा। तो कहते हैं कि मीथेनॉल की पॉइजनिंग हो गई, इंसान ब्लाइंड हो जाता है या फिर इंसान मर जाता है। कई बार बोलते हैं कि नकली शराब पी ली, तो वो उस मीथेनॉल की वजह से होता है, फॉर्मिक एसिड की वजह से। और जो अच्छी मार्केट में जो शराब मिलती है वो इथेनॉल फॉर्म में होती है, जिसमें एसिडिक एसिड बनता है लास्ट में, वो इजीली निकल जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि एक ड्रग है डाइसल्फाम, जो अल्कोहल को छुड़ाने के लिए यूज़ की जाती है। जिन लोगों को अल्कोहल का एडिक्शन हो गया है तो डॉक्टर उनके लिए जो मेडिसिन लिखता है उसका नाम है डाइसल्फाम। तो डाइसल्फाम ड्रग क्या करती है, तो डाइसल्फाम ड्रग क्या करेगी, यहाँ पे जो मैंने एक एंजाइम बताया था एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे एल्डिहाइड है ये, इसका डीहाइड्रोजिनेज करेगी जिससे एसिडिक एसिड बनेगा। इस एंजाइम को डाइसल्फाम ड्रग क्या करती है, इनहिबिट करेगी। जैसे ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो ये जो एसिड एल्डिहाइड ये फॉर्मिक ये एसिडिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसका लेवल अपनी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। जब इसका लेवल बढ़ जाएगा तो होगा क्या, जो इंसान है जो ड्रिंक करता है उसके अंदर एसिड एल्डिहाइड का लेवल बढ़ जाएगा, तो उसको वोमिटिंग, नोजिया, एक अजीब सी बेचैनी होगी, जिसकी वजह से वो ड्रिंक नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। तो ये याद रखना है कि डाइसल्फाम किस एंजाइम को इनहिबिट करेगी, तो एसिड एल्डिहाइड को। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज को, तो उसको नहीं करेगी। अगर उसको सपोज करो वो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी डाइसल्फाम, तो ये
इथेनॉल है इसका लेवल बढ़ेगा, तो जो खुश हो जाएगा, जो इंसान ड्रिंक करता है उसको तो इथेनॉल का लेवल असर डबल आ जाएगा, तो इन्जॉय करने लग जाएगा। तो आपको याद रखना है डाइसल्फाम एल्डिहाइड डी हाइड्रोजनेज को इनहिबिट करती है। एक ड्रग है फोमीपिजोल, पूछते हैं कि वो मीथेनॉल पॉइजनिंग में ड्रग यूज़ की जाती है, तो उस ड्रग को ली जाती है तो वो कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है, तो अल्कोहल डी हाइड्रोजनेज को इनहिबिट करेगी। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जो नेक्स्ट अपना जो प्रोसेस है वो है रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट रहता है। तो रिडक्शन है, इसमें आपको पता है हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल प्रोसेस है। ऑक्सीजन जब निकलता है किसी मॉलिक्यूल से तो उसका रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, और हाइड्रोजन जब जुड़ता है उसको हम रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। तो बहुत सारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म रिडक्शन से भी होता है। जिन ड्रग के ऊपर NO2 फ्री ग्रुप रहता है, तो ये जो NO2 ड्रग फ्री ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है NH2। मतलब हो क्या रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो आपको पता है नाइट्राजिपाम, इसका आपने स्ट्रक्चर अगर आपने मेरा जो सेडेटिव हिप्नोटिक वाला वीडियो देखा है उसमें मैंने नाइट्राजिपाम का स्ट्रक्चर बताया है, तो वहाँ से मैंने प्रोसेस भी बताई थी। इसका रिडक्शन होता है NH2 में कन्वर्ट होता है। तो नाइट्रोजिपाम है। सुलिनडेक है, तो सुलिनडेक में क्या होता है कि ऐसे सल्फाइड ग्रुप लगा रहता है लास्ट में। इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप, मैंने एनासिड में इसके बारे में बताया था। तो ये जो डाइसल्फाइड वाला ये ग्रुप है, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन आएगा SH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, रिडक्शन है। तो रिडक्शन प्रोसेस से ये ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। कुछ ड्रग एक्टिव भी होती है, जैसे कि कोर्टिसोन ड्रग है, ये हाइड्रोकोर्टिसोन में कन्वर्ट होती है। तो नाम से आगे लग रहा है हाइड्रो, मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद जो तीसरी प्रोसेस है फेज फर्स्ट के अंदर वो है हाइड्रोलिसिस। तो नाम ही बता रहा है कुछ वाटर का लेन देन होगा। तो होगा क्या कि ड्रग है सबसे पहले वाटर के साथ कंबाइन होगी, फिर उस ड्रग के ऊपर बहुत सारे एंजाइम एक्ट करेंगे, जैसे कि एस्ट्रेज है, पेप्टिडाइज है, एमाइडेज है। तो ये सारे अपने बॉडी के अंदर आपको पता है पेप्सिन है। ये सारे ड्रग क्या करती है, ये वाटर के साथ जब ड्रग कंबाइन हो जाएगी तो इस ड्रग का तोड़ देगी, उसको ब्रेक डाउन कर लेगी। वाटर क्या कर लेगा, हाइड्रोलिसिस कर लेगा, उस मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ये फेज फर्स्ट की प्रोसेस है। तो हो क्या रहा है कि एंजाइम सारे रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है ड्रग के साथ, फिर ड्रग को तोड़ देता है इस तरह से। तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन कौन सी ड्रग का मेटाबॉलिज्म हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है। तो इसका एग्जाम्पल एस्प्रिन है, लिडोकेन है, प्रोकेन है। ये सारी जो ड्रग है इन सब का जो मेटाबॉलिज्म होता है किससे होता है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से। जैसे एक अपने बॉडी के अंदर एसिटाइल है, एसिटाइल कोलिन। तो ये एसिटाइल कोलिन है, तो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम आता है, वो इसका क्या करता है, मेटाबॉलिज्म कर लेता है। तो ये सारी प्रोसेस हम पहले भी ANS में पढ़ चुके हैं। तो आपको अभी बस एग्जांपल याद रखने किस प्रोसेस से किस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बाद है साइक्लाइजेशन। तो ये जो साइक्लाइजेशन प्रोसेस है इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। जैसे कोई ड्रग पहले इस तरह से रिंग नहीं है, जस्ट चेन है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म इससे क्या बन गई, रिंग बन गई। और रिंग ये क्या, वाटर सोल्यूबल है और फाइनली बॉडी के अंदर से निकल जाती है। मतलब चेन वाले मॉलिक्यूल से साइक्लिक फॉर्म में जो ड्रग कन्वर्ट हो जाती है उसको बोलते हैं साइक्लाइजेशन। तो एक ड्रग है प्रोग्वानिल। तो ये हमने एंटी मलेरिया में देखी थी प्रोग्वानिल ड्रग। इसमें कुछ ग्वानिडीन टाइप की मोइटी रहती थी। तो आपको पता है इस टाइप की ग्वानिडीन मोइटी, यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा। तो स्ट्रक्चर मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, फाइनल लास्ट में जाके साइक्लिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइक्लोग्वानिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लाइजेशन। तो एक बार ड्रग इंस्पेक्टर UPSC ड्रग इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, कौन सी ड्रग का मेटाबॉलिज्म साइक्लाइजेशन के थ्रू होता है, तो वो है प्रोग्वानिल ड्रग। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है डीसाइक्लाइजेशन प्रोसेस, जस्ट इसका अपोजिट को साइक्लिक फॉर्म वाली ड्रग है जिसकी साइकिल क्या हो जाती है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म ओपन हो जाती है और ड्रग चेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीसाइक्लाइजेशन। जैसे कि बारबीट्यूरेट ड्रग है, तो बारबीट्यूरेट क्या है, साइक्लिक फॉर्म है। फिनोटोइन है, तो फिनोटोइन भी क्या है, साइक्लिक फॉर्म वाली ड्रग है। तो फाइनली आफ्टर मेटाबॉलिज्म रिंग क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इस तरह से रिंग ओपन हो जाएगी, फिर इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीसाइक्लाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है। तो फाइनली हमने फेज फर्स्ट की सारी रिएक्शंस देख ली, जिसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा, उसमें हमने अल्कोहल का एग्जाम्पल पढ़ा, फिर हमने रिडक्शन के बारे में पढ़ा, रिडक्शन के बाद हमने हाइड्रोलिसिस के बारे में देखा। हाइड्रोलिसिस के में अंदर बहुत सारी ड्रग थी, एस्प्रिन थी, प्रोकेन थी, लिडोकेन थी। लिडोकेन बहुत ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, क्यों है, क्योंकि वो इजीली उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से। जिन ड्रग के अंदर एस्टर बॉन्ड रहते हैं, अमाइड बॉन्ड रहते हैं, वो सारे ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से होता है। अमाइड और एस्टर हमने आपको पता है लोकल एनास्थेटिक में पढ़े, तो जितनी भी लोकल एनास्थेटिक है वो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस उनका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है।
इजीली, तभी हम किसी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स या टॉप कर सकते हैं। इसके बाद हमने साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन के बारे में पढ़ा। साइक्लाइजेशन का प्रोगोनिल का एग्जांपल है जो साइक्लोगोनिल में कन्वर्ट होती है, तो ये ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हमने फेज़ फर्स्ट अच्छे से पढ़ी, सब रिएक्शन के नाम अच्छे से पढ़े। अब हम फेज़ 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो फेज़ 2 के सबसे पहले नाम याद रख लो। तो देखो फेज़ फर्स्ट में क्या होता था, फेज़ फर्स्ट के अंदर तो आप सिंपल सी रिएक्शंस होती थी मॉलिक्यूल के अंदर, और मॉलिक्यूल पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था और अपनी बॉडी में निकल जाता था। पर ये जो फेज़ सेकंड है इसको हम सिंथेटिक फेज़ बोलते हैं। इसमें होगा क्या, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के साथ कोई और चीज़ कंबाइन हो जाएगी, कुछ नया फॉर्म बनाएगी, फिर ये ड्रग निकल जाएगी। फेज़ फर्स्ट में क्या हो रहा है, कोई कंबाइन नहीं हो रहा है, ड्रग का कोई फॉर्म कन्वर्ट हो जा रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ड्रग कन्वर्ट हो रही है और निकल रही है। पर यहाँ पे क्या होगा, कोई अदर मॉलिक्यूल आके इस ड्रग के साथ जुड़ेगा, ए मॉलिक्यूल के साथ बी मॉलिक्यूल जुड़ेगा, फिर ये ड्रग इजीली किडनी से निकल जाती है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फॉर्म, कॉन्जुगेशन बोलते हैं, इसके अंदर कॉन्जुगेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसकी जो रिएक्शंस है वो सारी देखेंगे। जैसे फेज़ फर्स्ट सेकंड के अंदर में आती है सबसे पहले ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन, जिसको ग्लूकोरोनिक एसिड कंजुगेशन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ड्रग के साथ जुड़ जाता है। और सेकंड जो प्रोसेस है वो सल्फेट कंजुगेशन, सल्फर वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। फिर एक ग्लाइसिन कंजुगेशन, जिसके अंदर ग्लाइसिन अमीनो एसिड आके जुड़ जाएगा ड्रग के साथ, फिर उसको वाटर सोल्यूबल बना देगा, तो वो ग्लाइसिन कंजुगेशन आ जाएगा। फिर अपना आ जाएगा एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। मिथाइलेशन में मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ग्लूकोथायोन ग्रुप के अंदर सल्फर टाइप के ग्रुप जुड़ जाएंगे। तो ये सारे जो रिएक्शन है आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि फेज़ 2 के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस आती है, फेज़ फर्स्ट के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस आती है। अब हम ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन के बारे में थोड़ा अच्छे से देखेंगे। तो देखो ये मॉलिक्यूल है साइक्लिक फॉर्म में, यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस फिनाइल ग्रुप है और यहाँ अमीनो ग्रुप है। तो होगा क्या, एक एंजाइम है ये ग्लूकोनोसाइल ट्रांसफरेज, जिसको UGT भी बोलते हैं, ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो इस ड्रग के ऊपर आके जुड़ जाएगा। जैसे ही ड्रग के ऊपर आके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जैसे ड्रग ए है, ये बी वाला ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस ड्रग के ऊपर आके जुड़ गया, कंजुगेट हो गया, फिर ये ड्रग क्या हो जाए, वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और किडनी में इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। पहले ये वाटर सोल्यूबल नहीं थी, आफ्टर जब ग्लूकोज में कंजुगेशन हुआ, ग्लूकोज वाटर सोल्यूबल है, तो उसकी वजह से क्या ड्रग क्या हो गई, अपनी वाटर सोल्यूबल हो गई, फाइनल ड्रग पॉलर बन गई और बॉडी से निकल गई। सिंपल सा प्रोसेस है। एंजाइम कौन सा रहता है इसका नाम आपको याद करना ज़रूरी है। इसके बाद ये मोस्ट कॉमन प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द जो बल्की टाइप की ड्रग रहती है, जैसे स्टीरॉयड रिंग कंटेनिंग ड्रग है, या फिर कोई बहुत बड़ा बल्की स्ट्रक्चर वाली ड्रग है, जैसे पैरासीटामोल है, वो बल्की तो नहीं है, जैसे ये पैरासीटामोल टाइप का स्ट्रक्चर है। तो पैरासीटामोल ड्रग का भी मेटाबॉलिज्म किस प्रोसेस होता है, ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन से। एक ड्रग है जिडोवुडीन। तो जिडोवुडीन अपने HIV में मैंने आपको बताई थी कि भाई HIV में जिडोवुडीन ड्रग दी जाती है। तो जो जिडोवुडीन ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म किससे होता है, ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन से होता है। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि जिडोवुडीन ड्रग के साथ कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो नीचे ऑप्शन में पैरासीटामोल था। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का ड्रग का मेटाबॉलिज्म एक ही एंजाइम एक ही प्रोसेस से होता है। तो अगर हम दोनों ड्रग एक साथ देंगे तो एक ड्रग का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। सपोज करो पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म रुक गया तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम तो कम है, ड्रग हम ज़्यादा लेंगे तो एंजाइम कम हो जाएगा। और स्टीरॉयड ड्रग है उन सब का मेटाबॉलिज्म ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन और सल्फेट कंजुगेशन से होता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन पता चल गया। अब हम देखेंगे सल्फेट कंजुगेशन। तो इसके अंदर सल्फर ग्रुप जुड़ जाएगा, नाम से पता चला सल्फेट, सल्फर ग्रुप आके जुड़ेगा किसी ड्रग के ऊपर आके, इस ड्रग को वो या तो प्रो ड्रग होगी ड्रग तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, या नॉन पोलर ड्रग होगी उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ताकि वो ड्रग इजीली अपनी बॉडी से निकल जाए। तो इसके अंदर सबसे पहले अच्छा एग्जांपल है मिनोक्सिडिल का। तो ये जो मिनोक्सिडिल ड्रग है ये मैं आपको एंटी हाइपरटेंशन में पढ़ा चुका हूँ, मैंने वहाँ पे बताया था। इस ड्रग का आजकल यूज़ किया जाता है एज ए हीरू, मतलब इस ड्रग का एक साइड इफेक्ट है हिरूटिज्म, मतलब हेयर की ग्रोथ बढ़ जाती है इस ड्रग की वजह से। तो आजकल ये ड्रग क्या करती है, हेयर बढ़ाने में यूज़ की जाती है। जैसे जिन लोग गंजे लोग हो जाते हैं, जिनको एलोपेशिया हो जाता है, जिनके बाल उड़ जाते हैं, तो आजकल मिनोक्सिडिल की क्रीम लगाते हैं सर के ऊपर ताकि नए बाल आ जाए। तो ये जो मिनोक्सिडिल ड्रग है ये क्या ड्रग है, ये एक प्रो ड्रग है। ये ड्रग एक्टिव हो जाती है सल्फेट कंजुगेशन के थ्रू। तो जब सल्फेट कंजुगेशन ड्रग का होगा तो ये मिनोक्सिडिल सल्फेट बनाएगी। ये जो मिनोक्सिडिल सल्फेट है यही ड्रग क्या है, ये एक्टिव फॉर्म की ड्रग है, और यही पोटेशियम चैनल को ओपन करेगी। और पोटेशियम चैनल जैसे ओपन हो गए, ब्लड वेसल डायलेट होगी, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो हेयर की ग्रोथ भी बढ़ जाती है।
तो ये सब प्रोसेस अपने को भी याद नहीं रखना है, बट अपने को ये याद रखना है कि मिनॉक्सिडियल ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म होता है सल्फेट कंजुगेशन से। नीचे मैंने प्रोसेस बताई, ये मिनॉक्सिडियल है, इसके अंदर पहले तो ये जानो कि इसके अंदर रिंग सिस्टम कौन सा है। तो इसके अंदर ऊपर वाली रिंग पायरिडीन है, नीचे आपको पता है कौन सी ड्रग है, तो ये एक नाइट्रोजन कंटेंट वाली पाइपिरिडीन रिंग है। तो अब ये जो ड्रग है, इस ड्रग का ये ऑक्सीजन हट जाए, ये ऑक्सीजन के ऊपर सल्फर ग्रुप जुड़ गया, सल्फेट कंजुगेशन हुआ और ये ड्रग एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, मिनॉक्सिडियल सल्फेट बना दिया। अब सल्फर ग्रुप लगता है तो उसके लिए एंजाइम का हेल्प रहती है, तो वो कौन सा सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम है, नाम से ही रहते हैं एंजाइम सारे। अब हम देखेंगे ग्लाइसिन कंजुगेशन। तो ग्लाइसिन कंजुगेशन है तो इसमें सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है सैलिसिलिक एसिड और एस्प्रिन। जो सैलिसिलिक एसिड और एस्प्रिन, उनका मेटाबॉलिज्म किससे होता है, ग्लाइसिन कंजुगेशन से होता है। तो याद रखना, एक तो हमने एस्प्रिन का सैलिसिलिक एसिड का पीछे देखा था कहाँ पे, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, वहाँ पे भी एस्प्रिन का मेटाबॉलिज्म होता है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से। और उसी के साथ अगर दूसरा जो मेथड देखे कि वो फेज़ फर्स्ट में था, फेज़ सेकंड में पूछे कि एस्प्रिन का मेटाबॉलिज्म किस प्रोसेस से होता है, तो वो होता है ग्लाइसिन कंजुगेशन से। तो देखो ये सैलिसिलिक एसिड है, अभी सैलिसिलिक एसिड है, इस पर क्या हुआ, ये जो ग्रुप जुड़ गया आपको दिख रहा है ये वाला ग्रुप, अब ये ग्रुप क्या है, ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। इस ग्लाइसिन अमीनो एसिड इससे जुड़ गया और इससे जैसे ये जुड़ा ग्लाइसिन अमीनो एसिड, तो इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया इजीली, ये ड्रग इजीली वाटर सोल्यूबल हो गई। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो अच्छे से। तो आपको याद रखना है एस्प्रिन किस प्रोसेस से मेटाबॉलिज्म होता है, तो ग्लाइसिन कंजुगेशन से, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है एसिटाइलेशन। इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ये मानो कि मेटाबॉलिज्म में जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये फेमस टॉपिक है। एसिटाइलेशन के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है ज़्यादातर। तो ये जो एसिटाइलेशन प्रोसेस, इसमें क्या एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा किसी ड्रग के ऊपर। तो जो भी ड्रग जिसके ऊपर फ्री अमीनो ग्रुप रहता है, इस तरह से NH2, तो आपको पता है बहुत सारी ऐसी ड्रग है जिनके ऊपर फ्री अमीनो ग्रुप रहता है। जिस ड्रग के ऊपर फ्री अमीनो ग्रुप रहेगा तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि वो उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन से होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल आ गया, जिन ड्रग के ऊपर फ्री अमीनो एसिड है उनका ड्रग का मेटाबॉलिज्म किस प्रोसेस से होगा, तो वो है एसिटाइलेशन। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ड्रग के एग्जाम्पल है, तो आप 5-6 ड्रग के नाम याद कर लो। तो जैसे कि सल्फोनामाइड, तो आपको पता है सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर, आप मेरा सल्फोनामाइड का वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये एसिटाइलेशन से इसका मेटाबॉलिज्म होता है। फिर आइसोनियाजाइड NT-TB की ड्रग थी, एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता है, आपको पता है एसिटाइल निकोटिनामाइड बनाता है, फिर वो जाके लीवर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जिससे हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। आइसोनियाजाइड का साइड इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी और हेपेटोटॉक्सिसिटी। तो हेपेटोटॉक्सिसिटी होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो एसिटाइलेशन जब उस ड्रग का हो जाता है आइसोनियाजाइड का, तब जाके हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाता है। इसीलिए हम विटामिन B6 देते हैं साथ में। तो वो सब चीज़ें बात की, वो आप अगर मेरा NT-TB का वीडियो देखोगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अभी आपको जस्ट एग्जांपल याद रखना है। प्रोकेनामाइड ड्रग मैंने आपको बताया था कहाँ पे, हमने अरिथमिया जब पढ़ा था उसमें हम सोडियम चैनल ब्लॉकर पढ़ रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको प्रोकेनामाइड ड्रग के बारे में बताया था कि इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन प्रोसेस से होता है। फिर ये हाइड्रोलाजीन है, ये ड्रग है, आपको मैंने हाइपरटेंशन पढ़ाया था जब मैंने पोटेंशियल चैनल ओपनर वाली जितनी ड्रग पढ़ाई थी, तो मैंने वहाँ पे भी इस ड्रग के बारे में बताया था। तो ये फेमस ड्रग है, इनके बारे में पूछते हैं कि इन ड्रग का मेटाबॉलिज्म किस प्रोसेस से होता है, तो इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म जिस प्रोसेस से होता है उसका नाम है एसिटाइलेशन। तो ये जो ड्रग है इनके नाम तो आप याद कर ही लो, इसकी फुल फॉर्म सिप से याद कर सकते हो, जो सिप आती है उस सिप से याद रखो इन ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। आइसोनियाजाइड का तो बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट ऑफ द ड्रग क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद नॉन पोलर जो ड्रग है वाटर इनसोल्यूबल, वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर मेटाबॉलिज्म। बट ये जो एसिटाइलेशन और दूसरा एक प्रोसेस है मिथाइलेशन, इनमें अपोजिट रहता है। इसमें क्या होता है कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो ड्रग का जो मॉलिक्यूल बनता है वो वाटर इनसोल्यूबल फॉर्म में होता है। मतलब वो ड्रग आफ्टर मेटाबॉलिज्म वाटर इनसोल्यूबल हो जाती है। जब वो वाटर इनसोल्यूबल हो जाएगी तो किडनी से इजीली एक्सक्रीट आउट नहीं होगी। मतलब ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसके जैसे अपोजिट काम कर रहा है एसिटाइलेशन। तो होगा क्या, जैसे सल्फोनामाइड है, ये सल्फोनामाइड आफ्टर मेटाबॉलिज्म इसका ऐसे जो एक्टिव फॉर्म या इनएक्टिव फॉर्म बनेंगे जो वाटर इनसोल्यूबल रहेंगे। तो वो वाटर इनसोल्यूबल फॉर्म रहेंगे तो वो जाके कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, वो अपने जो जॉइंट रहते हैं, अपने बोन के बीच में जो जॉइंट रहते हैं, इस जॉइंट पे इसके जो मेटाबोलाइट जमा हो जाते हैं इस तरह से। तो जैसे डिपॉजिट हो जाएंगे जॉइंट के बीच में तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल यूरिया हो जाएगा। तो पता है सल्फोनामाइड का साइड इफेक्ट है क्रिस्टल यूरिया। वो किसकी वजह से होता है, वो एसिटाइलेशन प्रोसेस होती है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो जाकर अपने बोन के वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी वजह से क्रिस्टल यूरिया होता है। इसी तरह आइसोनियाजाइड का जो मेटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस है वही वाटर इनसोल्यूबल होता है, वो लीवर के साथ बॉन्ड बना के हेपेटोटॉक्सिसिटी कोज कर देता है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है अच्छे से, जो जीपीएट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि
ये जो एसिटाइलेशन प्रोसेस है वो जिस एंजाइम के थ्रू होता है उस एंजाइम का नाम है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, जो मैंने नीचे लिखा है। अब ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि कुछ इंसान के अंदर ये एंजाइम बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो उन लोगों में जैसे आइसोनियाजाइड ड्रग ले ली किसी इंसान ने जिसके अंदर क्या है, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज बहुत ज़्यादा है, तो चांसेस है कि उनके अंदर क्या हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा होगा। जैसे इंडिया में हेपेटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा होता है, पर फॉरेन में हेपेटोटॉक्सिसिटी नहीं होता जब आइसोनियाजाइड लेते हैं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर ये एंजाइम ही नहीं है। इसीलिए क्या है कि पर्सन टू पर्सन ये एंजाइम वेरी करता है। इसी को बोलते हैं जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा एंजाइम है जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, वो है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, रिएक्शन है, वो है मिथाइलेशन। इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो अपने बॉडी के एंडोजीनियस सब्सटेंस रहते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर बनते हैं, जो बाहर से हम ड्रग नहीं लेते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती है। जैसे आपको पता है डोपामीन से नॉन एड्रेनलिन बनेगा, नॉन एड्रेनलिन से एड्रेनलिन बनेगा, ये डोपामीन डोपा से बनता है। ये जो प्रोसेस है नॉन एड्रेनलिन से एड्रेनलिन बनना, जो ये एंडोजीनियस सब्सटेंस जो बनते हैं एक दूसरे से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, वो किस मेथड से होते हैं, तो वो मिथाइलेशन से होते हैं। और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये मिथाइलेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने बॉडी के एंडोजीनियस सब्सटेंस है वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं मिथाइलेशन प्रोसेस से। इसमें क्या होगा कि इनके ऊपर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, और मिथाइल ग्रुप लगेगा तो ये ड्रग क्या हो जाएगी, वाटर इनसोल्यूबल हो जाएगी। तो ये जो एंडोजीनियस सब्सटेंस बनते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल बनते हैं मिथाइलेशन प्रोसेस के थ्रू। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस वाला बनता है वो मोर एक्टिव रहता है कंपेयर टू प्रीवियस वाले जो एलिमेंट उनसे। जैसे डोपामीन से ज़्यादा एक्टिव है नॉन एड्रेनलिन, और नॉन एड्रेनलिन से ज़्यादा एक्टिव कौन है, एड्रेनलिन है। तो जो नेक्स्ट वाला जो बनता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो मिथाइलेशन प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करने वाले प्रीकर्सर कौन है, डोनर कौन है? तो मिथियोनिन अमीनो एसिड और सिस्टीन अमीनो एसिड जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप रहता है, तो मिथाइलेशन में मिथाइल डोनेट करते हैं। ज़्यादातर जैसे फिनोल अमीनो ग्रुप कंटेनिंग जो ड्रग रहती है उनका मेटाबॉलिज्म मिथाइलेशन से होता है। जैसे आपको पता है नोडेनिलाइन का स्ट्रक्चर आप देखोगे, उसमें फिनोल इस तरह से ये कैटाकोलामाइन रिंग रहती है, तो ये फिनोल जैसे OH ग्रुप लगे रहते हैं। तो इस तरह से आपको याद करना है। नीचे एग्जाम्पल मैंने लिखा नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन कन्वर्जन होता है मिथाइलेशन प्रोसेस से। अब हम देखेंगे लास्ट वाला, वो है ग्लूटाथायोन कंजुगेशन। इसके बारे में क्वेश्चंस आए हुए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है। ये बहुत ही ड्रग है जो ज़्यादा टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनाती है। उस टॉक्सिक मेटाबोलाइट का डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो ग्लूटाथायोन कंजुगेशन के थ्रू होता है। तो क्वेश्चन आता है कि डिटॉक्सिफिकेशन किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, तो वो ग्लूटाथायोन की वजह से होता है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल है वो मर के प्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो किडनी से निकल जाता है। तो ज़्यादातर ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म, जिससे इजीली किडनी से निकल जाए। तो आपको पता है कि जो पैरासीटामोल है वो क्या करती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो आफ्टर मेटाबॉलिज्म बनाती है बेंजोक्विनिन इमीन। अब जब ये बेंजोक्विनिन इमीन बनेगा, ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। कहाँ पे बना देता है? कोवेलेंट बॉन्ड, जो हेपेटिक सेल है उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। पर होता क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर ग्लूटाथायोन रहता है, ये एंजाइम। तो ये ग्लूटाथायोन क्या करता है, इसको तुरंत कन्वर्ट कर लेगा एक इसका मेटाबॉलिक फॉर्म में इजीली, ताकि वो किडनी से निकल जाए। तो जब किसी इंसान के अंदर ये ग्लूटाथायोन की कमी हो जाती है तो उनको हम पैरासीटामोल नहीं दे सकते, क्योंकि उनके अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो फाइनली हमने काफ़ी अच्छे से ये मेटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो आप मेरा वीडियो देखा आपने, थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।